लाइफ जो है ना पानी की तरह बहता रहता है, जो आ रहा है एक्सेप्ट करते चलिए बॉस। जब किसी मीटिंग में मैंने बोला था कि यू नो कि एरिया मैनेजर के एक्सपेक्टेशन को एमआर समझे, रिप्रेजेंटेटिव समझे, और रिप्रेजेंटेटिव की एक्सपेक्टेशन को एरिया मैनेजर समझे, दोनों के बीच। तो मैं बोलता था, कभी कभी मजाक में बोलता था, but मुझे लगता है अगर उसको आप लिंक करेंगे तो काफी हद तक सही निकलेगा। जैसे वो आपने चेतक पढ़ा होगा, चेतक में लिखा है कि राणा प्रताप जी जब सवारी करते थे चेतक का, तो निराला साहब कहते हैं कि वो एक लाइन है कि गिरता न कभी चेतक तन से, वह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बागुड़े लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सेकेंड डे वो बॉस तेरे साथ में गाड़ी पे पीछे बैठेगा, आगे ड्राइव नहीं करेगा। तो ये जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक ए चेतक, योर बॉस इज जस्ट लाइक अ राणा। यू बोथ शुड हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टू ईच अदर, यू शुड बोथ हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू कम्युनिकेट ईच अदर। रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है 2 लाख के पैकेज पे, 3 लाख पे, 4 लाख, 5 लाख, हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो जिम्मेदारी 10 लाख पे आप कर रहे हैं, 4 लोगों का खर्चा चला रहे हैं, उसी 15,000 के सैलरी पे 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की भी है बॉस। सर्टेन बैरियर्स, बट मैंने अपने माइंड को इनहिबिशंस में कभी नहीं अलाउ करने दिया कि नहीं आप आगे नहीं जाओगे। करता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पढ़ी हुई थी बीज। एक बीज था बहुत ही गहराई में सोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधे को मंद पवन ने
जब मुझे, मैं चूंकि बड़े फैमिली से आया था जिसमें 7 भाई बहन सब साथ रहते थे, फर्स्ट टाइम मैं कानपुर से निकला था, तो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि जबलपुर में मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। अब मुझे एहसास होता है कि जब आपको छोड़ दिया जाता है तैरने के लिए, तो आपको स्विमिंग करना आ जाता है। ये फैक्ट है। हो सकता है आप डूब भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर हाथ पैर मारते हैं तो आप बाहर तो आ जाएंगे, किनारे आ जाएंगे। मैं इस पॉडकास्ट में एक बंदे का चर्चा करूंगा, एक नाम का। हमारे बॉस होते थे, चिन्मय दा, इनको मैं चिन्मय सिंधा बोलता हूँ, वो अभी बारासात में रहते हैं। वो मेरे फर्स्ट एरिया मैनेजर थे, और वो मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट जो, आप चूंकि फार्मा से रिलेटेड है और हमने ये फार्मा में 2 डिकेड काम किया है, मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन डॉक्टर S K शर्मा डेंटिस्ट होते थे, उनके सामने मेरा एक प्रोडक्ट होता था, वो डिटेलिंग करने के लिए मुझे कहा गया। और मेरे हाथ ऐसे, इट वाज लिटरली शिवरिंग माय हैंड व्हेन आई वाज प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। बट स्टिल आई कैन रिकॉल द जो प्रोडक्ट मैंने प्रमोट किया था, ऑर्थोजेसिक, ऑक्सीफोन बुटाजोन प्लस पैरास्टामोल कॉम्बिनेशन। स्टिल आई रिमेंबर, बिकॉज मेरी एक एक मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने जहां जहां जो वर्क किया है, चाहे वो सतना हो, रीवा हो, शहडोल हो, कटनी हो, गोविंदपुरी हो, या मैहर हो, नागौर, मुझे डॉक्टर्स याद रहते थे कि मैंने क्या कब किस टाइम। मुझे याद है जब मैं ऑर्थोजेसी का प्रमोशन करते, हाथ हिल रहे थे, और जब मैं बाहर आया प्रमोट करके, मुझसे उन्होंने ऐसे मुझे पेट किया, अरे यार वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। 6 महीने 7 महीने में जबलपुर में, अगर आप जबलपुर की पूरी ज्योग्राफी जानते होंगे, आप प्रिटी श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट। जी। तो मैं रहता था मढ़ाताल में रहता था, और वो मुझे डेली का, मुझे लिटाका के जितने बैग में, 10 किलो का बैग लेके मैं करीब वो पैदल ही घुमा करता था मार्केट। आपको पंकज जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब वहां कॉल करता रहता था, तो मुझे खुद नहीं होश रहता था कि लोग डीलर के पास जाते हैं, स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, क्योंकि मुझे उतना कुछ नहीं किसी ने बताया था। चिन्मय दादा भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देते तो मैं ये कर। तो सुप्रिया सुले करके एक डॉक्टर हुआ करती थी, शी वॉज एट हम्म। दैट टाइम लीजेंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज मुझे याद आ रहा। तो मेरा एक प्रोडक्ट आता था, प्रोलीटा करके आता, दैट वाज अ प्रोटीन कॉम्बिनेशन, और मैं रेगुलर अपना कॉल करता रहता था। मदन महल से लेकर के मिलोनीगंज से लेकर के आधार ताल से लेके कॉल करता रहता था। मुझे कुछ होश नहीं था कि हाँ, अभी आप लोगों ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया कि RCPA, वो छोटा मोटा उस टाइम भी होता। अचानक मुझे एक बार डीलर ने, मैं उसके पास गया, नथानी करके डीलर होता था आधार ताल में, उसने मुझे बोला कि झा साहब, आपको मालूम है आपका प्रोरीटा का ऑर्डर बनाना है? तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ऑर्डर क्या बनाते हैं। बोले नहीं नहीं, वो जो प्रोरीटा है वो तो ना पूरा का पूरा माल खत्म हो गया, बहुत मार्केट में डिमांड आई है, आपको प्रोरीटा का ऑर्डर बनाना है। सो दैट वाज द जर्नी, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय फार्मा कैरियर। देन वहां पर जब फील्ड वर्क बहुत अच्छा करता था, तो मुझे टोरेंट ने आइडेंटिफाई किया फील्ड कि आपको टोरेंट ज्वाइन करना है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मैंने टोरेंट में सिलेक्शन हो गया। देन फिर मैं जबलपुर से सतना चला गया। सतना में भी आप मुझे स्टोरी बोलेंगे तो ये स्टोरी तो नहीं, सच्चाई है, जो लोग इस पॉडकास्ट को बाद में सुनेंगे। मुझे ये नहीं कहा गया था कि जिस हेडक्वार्टर को आप ज्वाइन करने जाना सतना, वहां पर यूनियन इश्यूज हैं, तो मुझे टाइट डिवीजन में दिया गया था। दैट वाज द डिवीजन ऑफ टोरेंट। इट वाज 2 डिफरेंट डिवीजन। अब तो टोरेंट के बहुत सारे डिवीजन हो गए, टोरेंट एंड टाइट। तो हम्म। टोरेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विंटोर आता था, और टाइड में आता था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट वाज सिप्राइट। तो मुझे दिया गया, तो मुझे पहले दिन ही फील्ड वर्किंग करने के लिए मैंने वहां पर भी घर ढूंढा, जयसवाल बिल्डिंग में। मैंने आपसे बताया, जब आपको छोड़ दिया जाता है ना, तो आपको फिर अपने आप ही सब कुछ करना है। अच्छा, पेरेंट भी, उस वक्त फोन उनका सुविधा तो था नहीं कि कोई मुझे फोन करे, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं कभी कभी एसटीडी कॉल करता था, तो मेरे फादर के जहां हम लोग रहते उसके नीचे एक पांडे जी की दुकान थी, तो वो पांडे अंकल पापा को बुला देते थे, मम्मी को, तो उनसे बात कर लेता था, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। और मेरा कॉल आता था स्टॉकिस्ट के पास में कि आप बताना 3:30 बजे सुनील के पास कॉल आएगा, तो तुम वही रहना। तो फिर मैंने जब सतना ज्वाइन किया, तो मुझे पहले ही दिन यूनि के लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं, यहाँ तो वर्किंग बैंड है, और आप कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी का सिंपल अर्थ होता है कि आपको अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करना है, सही को झूठ, झूठ को सही, और किसी तरह से आपको उस जाल से निकल करके सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ना। मैं जहां तक समझता हूँ, दो बहुत सारे इसके मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। उसी यूनियन के साथ मिलकर के हमने वहां पर 2.5 साल काम किया पंकज। एंड बिलीव मी, मेरे पास डाटा है, क्विंटोर से कहीं ज्यादा की सेल्स सिप्राइट को होती थी। और सिप्राइट पे मुझे इंसेंटिव्स उस जमाने में दिया गया था, जब मेरा ट्रांसफर वहां से छिंदवाड़ा कर दिया गया था, बिकॉज टोरेंट और टाइट का मर्जर हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि मेन डिवीजन का बंदा यहाँ रहेगा, यू आर सपोज टू गो टू छिंदवाड़ा, योर सर्विसेज आर बीइंग ट्रांसफर टू छिंदवाड़ा। जब मैं छिंदवाड़ा आया था, तो मुझे 18,000 रुपए का इंसेंटिव उस जमाने में एक प्रोडक्ट पे दिया गया था, दैट वाज ए सिप्राइट।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर मैंने LML स्कूटर वहां लिया छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में फिर मुझे टोरेंट में भी मैंने अच्छा काम किया, जो भी बेहतर हो सकता था। वहां भी डीलर नहीं था मेरे पास में। लोग कहते थे आपका पनिशमेंट ट्रांसफर है। फिर मेरे को छिंदवाड़ा से इंदौर आया, फिर मैं टोरेंट में, फिर टोरेंट से मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं भोपाल आया एरिया बिजनेस मैनेजर बन करके। वहां से फिर मैं मेडले मैंने ज्वाइन किया। मेडले में मैंने बहुत 2.5-3 साल काम किया। मेडले में मैं सक्सेसफुल तरीके से कर रहा था पंकज जी, मेरी स्टोरी है। लेकिन मुझे मेडले में ऐसा लगता था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, 80% टारगेट हो जाता तो मेरा काम। मुझे खुद ही लगने लगा था कि मैं उस मोड में आ गया हूँ जहां कुछ भी नया करने का समय नहीं है। चल रहा है चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पंकज, कि आपको मालूम है, आपको जो जो चेंजेस आते जाते हैं ना लाइफ में, आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते चलिए। मैंने कुछ लिखा भी था आपको कुछ देर पहले टेक्स्ट मैसेज में, और वो फ्लो की तरह बहता रहेगा। आप उसमें ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए, क्योंकि ज्यादा दिमाग अगर मुझे लड़ाना होता तो आई वुड हैव क्वालिफाइड सम बिगर कंपटीशन, लाइक सिविल सर्विस और ये होगा। तो मुझे जब जॉब मिल गया था, मुझे मेरे सामने एक ही ऑप्शन था कि भैया मैं मध्यम वर्ग परिवार का लड़का हूँ, मुझे नौकरी करनी है, 2 पैसा मुझे कमाना है और मुझे जिंदगी चलानी है। इसके सिवा कुछ भी नहीं सोचता था। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। मैं चाहता हूँ इसको लोग सुने और मेरे बच्चे भी सुने। और उसके बाद फिर मैं वहां से क्या बोलते हैं, मैं भोपाल आ गया। भोपाल में इंटरव्यू चल रहा था निकोलस पिरामल का। उस जमाने में किसी बंदे को बोली कि आप निकोलस पिरामल ज्वाइन करते थे, बहुत बड़ा ब्रांड होता था यार, आप निकोलस ज्वाइन कर रहे हैं। लोग निकोलस पिरामल को निकलस बोलते थे, मुझे याद है। वो बड़े बड़े लोग जो फार्मा में काम करते हैं, आई एम फ्रॉम निकलस। तो मुझे कहा गया। फिर मेरा बहुत टफ इंटरव्यू हुआ। मेरा शरद जी ने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ हमारा, और मुझे सिलेक्शन करके भेजा गया एज ए एरिया मैनेजर छत्तीसगढ़। ना जो बंदा भोपाल में काम कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, उसको कहा गया छत्तीसगढ़। तो लोग मुझे बड़ा डराया, बोले क्या करने जाओगे छत्तीसगढ़, क्योंकि 2005 में 2003 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था MP से। दैट वाज अ न्यू स्टेट। तो बोले यार तुम भोपाल शहर में काम कर रहे हो, क्या देहात में काम करने जाओ। बट मैं अगेन उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब आप बहुत सोचते हो ना, कुछ नहीं हो पाता है। मैंने एक चैलेंज तो नहीं लिया, अपने को इतनी समझ नहीं थी कि चैलेंज किसको बोलते हैं लेना। सिंपल सामान पैक किया। मेरी दोनों डॉटर हो चुकी थी, बड़ी वाली काव्यांजलि, छोटी वाली आम। सामान में शिफ्ट किया और मैं बिलासपुर चला गया। उसी छत्तीसगढ़ में 5 साल में मैं दुबई भी होके आया, मैं बैंकॉक होके आया, मैंने वहां पर कार भी खरीदा, मैंने वहां फ्लैट भी लिया, और मैंने हाईएस्ट इंसेंटिव अर्न किया उसी बिलासपुर में। मैं सबको बोलता हूं आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। लाइफ जो है ना पानी की तरह बहता रहता है, जो आ रहा है एक्सेप्ट करते चलिए बस। ठीक है, उसमें है चेंजेस बहुत सारे। ऐसा है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो कभी कभी दिक्कत देता है, ठीक है चलता है। फिर वहां से मेरा प्रमोशन हुआ जोनल हेड के लिए ट्रू केयर डिवीजन में, जिसमें हम और आप साथ साथ काम करते थे। फिर ट्रू केयर में मैं आया। ट्रू केयर में सब कुछ अच्छा था। 2011 में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं फिर स्ट्राइड सर्कल लैब में चला गया। बट मेरे ख्याल से चेंजेस हमेशा अच्छा होता है। मेरे स्टाइट्स में अगर अगर नहीं गया होता, तो हो सकता है कि मैंने कार्डियो बास्केट नहीं प्रमोट किया होता, डायबिटिक बास्केट नहीं प्रमोट किया होता, मैंने झारखंड नहीं एक्सपोजर मिलता, मुझे उड़ीसा का काम करने का मौका नहीं मिलता, मुझे महाराष्ट्र काम करने का मौका नहीं मिलता। तो वो भी चेंजेस मेरे लिए बहुत बेहतर था। देन पंकज 2014 में मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ऐसी आई मीन सर्कमस्टांसेस हुए लाइफ में, कि मुझे लगा कि शायद मैं दिल्ली अगर जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे बच्चे के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इंडस्ट्री भी चेंज करने का सोचा। अब आप सोचिए कि 2 डिकेड इंडस्ट्री में काम करने के बाद जिन लोगों को चेंजेस में दिक्कत आता है, आप लोग तो MDP प्रोग्राम बहुत कराते होंगे और मैंने भी बहुत सारे अटेंड किए हैं। तो उसमें एक वर्ड आता है चेंज। चेंज एक इनोवेशन दिमाग में रहता है, चेंजेस कैसे करना। पर ट्रस्ट में पंकज, मैं सिक्योरिटी सर्विस इंडस्ट्री में आया दिल्ली में। मेरे लिए शहर भी नया था, इंडस्ट्री भी नहीं थी। बस यहाँ शिफ्ट होना था और दोनों बच्चों को आगे पढ़ाना था दिल्ली में, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि बच्चे दिल्ली में आके पढ़ेंगे। और आज आपके सामने हूं कि मैंने जब यहाँ पर सिक्योरिटी इंडस्ट्री ज्वाइन की 2014 में जून में, और आज मैं एक 300 करोड़ का एक ग्रुप है, पैन इंडिया कंपनी, जिसमें मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सेल्स एंड टू सम एक्सटेंट ऑपरेशन भी देखता हूँ। जी। तो ये एक ओवरऑल जर्नी है। जहां जहां चेंजेस आता गया, मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं पंकज। हम्म। मैंने कभी नहीं रोका। आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ कि चलो दिस इज अ बैरियर, देयर आर सर्टेन बैरियर्स। बट मैंने अपने माइंड को इनहिबिशन में कभी नहीं अलाउ करने बहुत दिया अच्छा। कि नहीं आप आगे नहीं जाओगे। करता रहा, बहुत दिस हाउ। तो जहाँ सर मैं बेसिकली ये क्या कहना चाहिए कि ये
जस्टिस नहीं होगा अगर मैं आपके लाइफ के जो दूसरे पहलू हैं, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मेरे ख्याल में मेरे जैसे जो बाकी के जो लोग हैं उनको भी बहुत प्रभावित किया है। ये बताइए, ये इतनी अच्छी पकड़ जो आपकी हिंदी के ऊपर है खासकर, जो कभी कभी मैं जैसे आपसे शाम को इवनिंग के मैं जब बात करता हूं तो आप बताते हैं पुरानी जो किताबों के बारे में बताते हैं, स्पेशली जो आप अटल जी की बातें करते हैं, आप रश्मि रथी की जो बातें करते हैं, और आप बातें करते हैं लेकिन आपको एक एक चीज इस तरीके से याद है, ऐसा लगता है जैसे अभी की बात हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अभी जबलपुर में जब मड़ा ताल और वो सब आप पूरे हाथी ताल और इस सब की बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मिलोनीगंज की अभी आपने पूरा जबलपुर घुमा दिया। जब आप सतना की बात कर रहे थे तो लग रहा था कि, तो मेरे ये जो एक एक इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत कम लोगों के पास में होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है उसका पावर है या क्या है, ये चीजें आपको कैसे याद रहती हैं। और हिंदी के कुछ जो आप अक्सर जो बातें करते हैं, जो बहुत सारे जो ऐसे इंसिडेंसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकती हैं, उसके बारे में शेयर कीजिए। और फिर मैं बहुत सारे बाकी क्वेश्चन रख करके बैठा हूँ पूछने के लिए। नहीं, ऐसा, एक तो मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट था और वो भी मैं कानपुर से था। तो मैं उत्तर प्रदेश के उस शहर से पढ़ा बड़ा था जो लोग अभी बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो है उसको कानपुर लखनऊ के बीच बोलते हैं। क्योंकि जब मैं स्टेज प्रोग्राम करने लगा तो थोड़ी मेरी जबान जो है उर्दू की भी साफ हो गई, जैसे मेरे खराज साफ हो गए। अब अभी भी मुझसे अगर मैं गलत को गलत नहीं बोलूंगा तो मेरा हलक साफ नहीं दिखता है, या जमीन को मैं जमीन ही बोलता हूँ। ये हो सकता है स्टेज का भी फर्क था, और चूंकि कानपुर की परवरिश थी, वहां पर हिंदी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हिंदी बहुत शुद्धता से बोली जाती है। आपको ये मैं आज पॉडकास्ट के थ्रू से बताना चाहूंगा। हाई स्कूल में मैं फर्स्ट डिवीजन का स्टूडेंट रहा, तो मुझे मेरे पिताजी ने जब मेरा मार्कशीट आया तो सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि हिंदी में तुम्हारा डिस्टिंक्शन है। उस जमाने में किसी एक विषय में डिस्टिंक्शन आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा 100 में 78 नंबर हिंदी में थे। और मुझे शैली लिखने का पढ़ने का बड़ा शौक था, हिंदी पढ़ने का बहुत शौक था। अंग्रेजी तो नहीं कह सकते बट हिंदी का शौक था। पहले तो बहुत सारी कविताएं भी याद रहती थी। जैसे मैं आपसे बताऊं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मैंने तब पढ़ा हुआ था, तो वो चेतक की कुछ लाइनें मुझे आज भी ऐसे याद रहती। जी। या मैंने जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पढ़ी हुई थी, बीज। एक बीज था बहुत ही गहराई में सोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पा जाने, कितने सारे। तो कई सारी चीजें मेरी मेमोराइज हो जाती थी। आपने कहा है जहां तक याद करने की बात, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप सचमुच काम करते हैं, मैं फील्ड वर्क में आ रहा हूँ, आपको सारी चीजें याद हैं। आप आज भी अगर मुझे पूछेंगे कि सतना से मैहर कितना किलोमीटर पड़ता है, नागौद कितना पड़ता है, उचेहरा कितना पड़ता है, पन्ना कितना पड़ता है, देवेंद्र कितना पड़ता है, गोविंदगढ़ कितना पड़ता है, और रीवा से रीवा कितना पड़ता है, तो मैं बता दूंगा। शहडोल का, क्योंकि वहां मैंने काम किया हुआ है। छतरपुर नौगांव मैंने काम किया, तो कोई जो मुझे झुटला नहीं सकता है। इस तरह से मैं छत्तीसगढ़ में अगर मैंने कहीं काम किया तो मुझे पूरा रटा हुआ है। पहले तो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स में रहा करते थे कि ये मैंने कॉल किया। सिमिलरली जो आपने कहा, तो किताबें पढ़ते थे हमारे समय में तो, अब तो नहीं। हमारे समय में धर्मयुग आता था, हमारे समय में साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था, हमारे समय में हम हंस भी पढ़ते थे। तो वो पढ़ने का पंकज शौक था। इंडस्ट्री में आकर वो शौक नहीं रह पाया, या मैं शौक को बना नहीं पाया। तो छोटी छोटी चीजें मुझे हमेशा नो पढ़ने का शौक था, जिसकी वजह से थोड़ी जबान भी साफ हुई। और हिंदी तो हमारी भाषा है, तो आज भी मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जहां पर मैं हिंदी में बेहतर कर सकता हूँ, वहां पर हिंदी में ही बोलता हूँ। जी। जहां मुझे लगता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके बोला जाता है, जिसकी नई इजाद है इंग्लिश, तो वो भी बात किया जा सकता है। बट स्टिल आई फील मोर कंफर्टेबल टू कम्युनिकेट इन हिंदी रादर देन इंग्लिश। इंग्लिश अगर हमारी जरूरत है तो उतना कंफर्टेबल मैं हूँ कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी को। जी। इफ आई हैव टू गिव सम प्रेजेंटेशन टू माय क्लाइंट, तो ठीक है, एंटायर डे आई कैन गिव अ प्रेजेंटेशन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मुझे लगा नहीं, मैं तो हिंदी हमारी भाषा थी, इसलिए वो चलता गया। और मुझे थोड़ा बहुत इसे शौक रहा पंकज, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे शौक रहा हिंदी पढ़ने का। आप लोगों के साथ जब मैं अबाउट में ट्रेनिंग में बैठता था या रिव्यू में बैठता था, तो मैं छोटे छोटे दृष्टांत आप लोगों को देता था। इसके कारण ये है कि मेरे फादर जो हैं वो भी लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनका भी कुछ इनहेरिटेंस मेरे ऊपर आया है, कि वो शब्दों को गढ़ने का, शब्द को पकड़ करके बोलने का। यही कह सकते हैं कि थोड़ा पापा का जो हेरिडिटी मेरे अंदर है। कुछ चीजें डेवलप भी हुई इतने सालों में, तो और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यूं बहुत ही है, शौक है तो। बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, थोड़ा रश्मि रति के ऊपर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। बहुत पहले पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को बहुत पहले पढ़ा था।
तो अब उनकी तो कई सारी किताब है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हमने उस टाइम पढ़ा था। हम्म। जयदत्त वध उस टाइम पढ़ा था। हो सकता है कि जयदत्त वध की लाइनें मुझे नहीं याद हो, बट भारत भारती की मुझे आज भी याद है कि वो एक लाइन थी कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना क्या हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। वो भारत भारती उस टाइम पढ़ी हुई थी। या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने पढ़ा था, जब किसी मीटिंग में मैंने बोला था कि यू नो कि एरिया मैनेजर के एक्सपेक्टेशन को एमआर समझे, रिप्रेजेंटेटिव समझे, और रिप्रेजेंटेटिव की एक्सपेक्टेशन को एरिया मैनेजर समझे, दोनों के बीच। तो मैं बोलता था, कभी कभी मजाक में बोलता था, but मुझे लगता है अगर उसको आप लिंक करेंगे तो काफी हद तक सही निकलेगा। जैसे वो आपने चेतक पढ़ा होगा, चेतक में लिखा है कि राणा प्रताप जी जब सवारी करते थे चेतक का, तो निराला साहब कहते हैं कि वो एक लाइन है कि गिरता न कभी चेतक तन से, वो आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बागुड़े लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सो वट एवर ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल थ्रू दैट लाइन्स कि भैया आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव समझ जाए, नहीं यार ये दिस इज हाउ माय बॉस इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। एंड हम्म। बॉस भी समझे, क्योंकि बॉस अपने फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है, पीछे स्कूटर पे बैठ जाता, बोला चल बेटे कॉल कर। तो मैं बोलता तो तू पहले बॉस को समझ ले फुल डे, कि आज बॉस क्या चाह रहा मुझसे फुल डे। सेकेंड डे वो बॉस तेरे साथ में गाड़ी पे पीछे बैठेगा, आगे ड्राइव नहीं करेगा। तो ये जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक ए चेतक, योर बॉस इज जस्ट लाइक अ राणा। यू बोथ शुड हैव a proper coordination to each other. You should both have a proper understanding to communicate each other. तुम क्या चाह रहे हो, हम क्या चाह रहे हो, तो उसमें कभी भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। मैंने अभी तक जितने भी एरिया मैनेजर रीजनल हेड के साथ में काम किया, ट्रस्ट मी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थोड़े बहुत कभी रहे होंगे, बट मेरा ऐसा कुछ कंफ्लिक्ट कभी किसी के साथ नहीं। हम्म। 20-22 साल में मुझे किसी अपने रीजनल हेड से कंफ्लिक्ट नहीं रहा, ना किसी जोनल हेड से कंफ्लिक्ट रहा। प्रोसेस सिस्टम को लेके कंफ्लिक्ट कभी कभी हो सकता है, बट वर्किंग को लेके मेरा कभी नहीं रहा। हम्म। अगर मैं नाम लूं पॉडकास्ट में कि टोरेंट में संजय गुप्ता जी अगर सतना में आते थे तो वो कहते थे मुझे 8 कॉल करना है, तो मैं बोलता था नहीं सर मैं आपको 12 कॉल कराऊं। कोई अगर बोलता था 10 डॉक्टर मिलना है, सर मैं 15 डॉक्टर मिलवाऊंगा। मेडले में भी हालत थी मेरी कि अगर कोई मैं, तो मैं उस मामले में हमेशा थोड़ा सा आगे ही एक कदम सोचता था कि अगला बंदा इतनी दूर से आया हमारे पास में, इतना खर्चा करके आया, उसकी उम्मीद हमसे होगी, तो हमको उस हिसाब से काम करना है। बाकी छोटे मोटे डिफरेंसेस वो चलता है। बहुत बढ़िया। तो एक मैनेजर की और एक सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस हेडक्वार्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और वो हर एक हेडक्वार्टर जो एक टेरिटरी है, जो एक रीजन है, उसको कंट्रीब्यूट करता है, बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। और हम ये तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा भी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर एक लीडर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वहां पर ट्रस्ट जो है वो, जैसे आपने बताया कि महाराणा प्रताप और चेतक का जो रिलेशनशिप था, कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे कि आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से कुछ सम मोर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल विच हैव हैपेंड इन योर लाइफ। मैं आपको पंकज बताऊं कि मैंने अभी तक 3 इंडस्ट्री में काम कर लिया। फार्मा इंडस्ट्री मेरा फर्स्ट ब्रेक था। हम्म। उसके बाद में सिक्योरिटी सर्विस इंडस्ट्री में मैंने काम किया। कोरोना के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद कह सकते हैं, कोरोना के मतलब 2 साल पहले मैंने होम्योपैथी इंडस्ट्री भी ज्वाइन किया था। और उस इंडस्ट्री में मैंने इंडिया की बड़ी लीडिंग कंपनी है भार्गव फाइटोल है, मैंने उसमें भी काम किया। और उसमें मैंने 1-2 महीने नहीं काम किया, उसमें मैंने करीब करीब 3 साल काम किया। मैंने जो मैं इसको लिंक कैसे करता हूं, फार्मा में हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन इज ए पावर, करेक्ट, यही बोलते थे ना, एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत पावर होता है। वो प्रिस्क्रिप्शन अगर आपका चला गया तो 10 दिन भी वो दवाई आपकी बिकेगी, 15 दिन चलेगा। क्रॉनिक डिसऑर्डर का यदि पेशेंट है तो हो सकता है 2 साल वो दवाई खाएगा, 3 साल खाएगा, कोई कार्डियोवास्कुलर का है, कोई डायबिटिक का है, कोई न्यूरो का है। अब आप उसी इंडस्ट्री से लिंक करते चले सारे बिजनेस को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट पे हर एक बिजनेस की कितनी वैल्यू होती है। आप टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देखिए, आपको एक सिम कार्ड अलॉट होता है। वो सिम कार्ड अगर आपका ले लेते हैं तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो सिम कार्ड आपका सेम रहता है, नंबर रहता है, और उसका जो बिजनेस आता रहता है। वही सिम कार्ड को जब आप पोर्टेबिलिटी कराते हैं, सिम कार्ड को बंद करके दूसरे को लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें 50 कॉल आ जाते हैं क्लाइंट के, नहीं सर आप क्यों सिम चेंज कराना चाहते हैं, आप आइडिया में क्यों जाना चाहते हैं, आइडिया। दैट इज अगेन एक सिम जो है ना बहुत बड़ा पावर, एक प्रिस्क्रिप्शन पावर। मैं होम्योपैथी इंडस्ट्री में भी काम करके मैंने महसूस किया कि हालांकि होम्योपैथी में प्रिस्क्रिप्शन का उतना बिजनेस नहीं था, उनका क्या है, रिटेल ओरिएंटेड बिजनेस है, डीलर ओरिएंटेड बिजनेस है, बट उसमें भी अगर एक बार आपको आदत लग गई कि ये पर्टिकुलर
टिंचर हम ले रहे हैं या डाइल्यूशन हम ले रहे हैं, आप वही लेंगे। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ दिस मैन पावर इंडस्ट्री, जहां पर मैं पिछले 9 साल से आप सारे बिजनेस को लिंक करेंगे, तो इस इंडस्ट्री में भी है कि एक कोई साइट आपने ले लिया, लेट्स एग्जांपल हमने मैक्स हॉस्पिटल ले लिया जहां पर हमारे 22 कार्ड खड़े हैं। अब वो अगले 3 साल तक वहां से हमारा रिकरिंग जो है इनकम बना रहेगा, बिकॉज वो गार्ड वहीं खड़े रहेंगे, उसकी बिलिंग होती रहेगी, उसका एक सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी हमको मिलता रहेगा, राइट। वो यदि कहीं से भी वो डीमोबिलाइज्ड होता है, वो साइट नहीं रहता है, तो हमारे लिए लॉस रहता है, तो हम उसको बचाते हैं, नहीं 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 वो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, एक अकाउंट हमारा बंद नहीं होना चाहिए। हम्म। तो मेरा मानना है, जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, कि एरिया मैनेजर वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी मैनेजर वर्सेस, एक तो मैनेजर को, जो मैंने आपके साथ भी किया होगा, पता नहीं लगता है कि आपको याद हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने छोटे से एक्सपेक्टेशंस जो है ना अपने कलीग के साथ में कम्युनिकेट करके बता दीजिए, भैया ये हमारे एक्सपेक्टेशन है, ये मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन, तुम बताओ इस एक्सपेक्टेशन में तुम अपने आप को कहां पर एक्सेल कर सकते हो, एक्सेल आई एम यूजिंग वर्ड एक्सेल कर सकते हो, तुम इसको कहां तक खींच सकते हो, कहां तक कर सकते हो, उसको इतना दे दीजिए कि वो डुएबल हो, वर्केबल हो। टाइम टू टाइम उसको कोच करते रहिए, जो अपने को बार बार सिखाया जाता था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजर शुड वर्क लाइक ए फादर, यू शुड बी टफ, एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी टू गिव अ सपोर्ट। अगर कहीं बंदा कुछ भी होता है, एक सपोर्ट तो दीजिए। हालांकि हमने बहुत सारे इम्पैक्ट अटेंड किया, एनहेंसमेंट एमडीपी अटेंड किया, लेकिन मेरा अपना हमेशा मान, आज आपको याद है 2-3 बंदों का मैं नाम लूंगा जो अच्छी पोजीशन में है, हरिशंकर मिश्रा, ही इज वर्किंग एज अ जोनल हेड इन लुपिन, हम्म। पंकज शर्मा जो आज पॉडकास्ट हमारा कर रहे हैं, जब मैं आपकी पोजीशन इतनी अच्छी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ के कुछ बंदे यदि ग्रो करके उस लेवल पर पहुंचे हैं और आज भी मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है नहीं यार, मैंने कुछ तो किया होगा, कुछ तो उनके दिमाग पे इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, सब कॉन्शियसली कॉन्शियसली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मैं समझता हूँ कि मैनेजर वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज मालूम है पंकज, आप ज्वाइन करते हैं 10 लाख पे, 15 लाख पे, 18 लाख पे, 20 लाख पे, मैं ज्वाइन करता हूँ इस लेवल पे, जो रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है 2 लाख के पैकेज पे, 3 लाख पे, 4 लाख, 5 लाख। हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो जिम्मेदारी 10 लाख पे आप कर रहे हैं, 4 लोगों का खर्चा चला रहे हैं, उसी 15,000 के सैलरी पे 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की भी है बॉस, हम्म। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो भी चल रहा है। बहुत जो इम्पोर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप आगे चल रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही इज हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू हैव। तो आपको वो एटमॉस्फेयर, वो कल्चर उसको क्रिएट करना पड़ेगा, वो बेहतर काम कर सके, ताकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आगे बढ़ते चले, वो भी आगे बढ़ता चले। मैं हम्म। हमेशा सबसे बोलता हूँ, दैट डजंट मीन दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज, नो, लाइक आई सेड ना, यू शुड वर्क लाइक ए फादर, आप उसको कोच करते रहिए। सेकंड थिंग मेरा मानना है, बीइंग एज ए लीडर, मैं बोलता